हेलो गर्ल्स, बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर। कैसे हो? सबसे पहले तो आप लोग आई थिंक अच्छे होंगे। सर्दियाँ पड़ने लग गई हैं, सर्दियों का ध्यान रखना अब। और एक शिकायत है मेरे को आप लोगों से कि बीए सेकेंड ईयर की गर्ल्स कोई भी मेरे को रेस्पॉन्स नहीं देती है कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। आपके ना तो मेरे पास ग्रुप में किसी का भी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता है, तो मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। ऐसा ना हो कि मुझे आप लोगों को कॉल करना पड़े एक दो दिन के अंदर, या फिर आपके पेरेंट्स को कॉल करना पड़े। इसलिए या तो ग्रुप के अंदर, या फिर जो हमारा पर्सनल ग्रुप है हमने बनाया हुआ है, या फिर पर्टिकुलर आप अपने मैसेज मेरे तक पहुंचाओ। पहले कभी कभी रितु केयर उनके आते थे, लेकिन आजकल उनके भी नहीं आ रहे हैं। तो मुझे जानना है कि आप लोग पढ़ रहे हो या फिर सिर्फ मैं ही ऑनलाइन क्लास लेके अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना है या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को बताओ कि मुझे अब तक आपके सारे नोट्स पोयम के, जो कमला दास तक पोयम हमने पढ़ी हुई है, वहाँ तक के सारे नोट्स मेरे पास सबके आ जाने चाहिए मंडे तक। मैं लास्ट बोल रही हूँ ये। अगर मंडे तक आपके नोट्स नहीं आए हैं या फिर आपकी कोई भी मेरे पास कॉल या मैसेज नहीं आया, तो मैं फिर आप लोगों को कॉल करूँगी, पर्टिकुलर एक एक लड़की को। ठीक है, ये मैं आपको फाइनली बोल रही हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट रेस्पॉन्स तो आए ना, पता तो चले ना। आप लोगों को पता ऑफलाइन क्लास होती है तो हम फेस टू फेस बात करके हम हमारे डाउट्स होते हैं वो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन अब मुझे क्या पता कि आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आप लोग पढ़ रहे हो या शादियों में ही बिजी हो। कुछ तो पता चले मुझे, लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो हमने हमारी पोएम पढ़ रहे थे हम, ये आपके पोएम है, हम पढ़ रहे थे अरुण कोलात्कर। ठीक है, अरुण कोलत्कर की पोएम्स पढ़ रहे थे। हमने पहली पोएम पढ़ी थी एंड ओल्ड वुमेन। ठीक है, दूसरी हमने पढ़ी द बस, और तीसरी है आज इनकी चैतन्य। ठीक है, जैसा कि इनकी पोएम हम जब पढ़ रहे थे तो हमने सबसे पहले मैंने ये बताया था कि अरुण कोलत्कर की जो बड़ी पोएम है जिसका नाम क्या है, जेजूरी। ठीक है, जेजूरी से ये पोएम उठाई गई है, तीनों पोएम ये वहाँ से ली गई है। ठीक है, तो इस पोएम के अंदर उन्होंने, मैंने बोला था कि 16th सेंचुरी में चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ की विजिट करी थी। तो आज ये पोएम जो हम हैं उन चैतन्य महाप्रभु जो हुए थे उनके बारे में हम इस पोएम में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैतन्य महाप्रभु जो थे, चैतन्य जी थे कौन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन एंड समरी ऑफ द पोएम। तो अरुण कोलत्कर इज ए वेरी एमिनेंट इंडो एंग्लिकन पोएट। चलो इसमें मैं आपको पढ़ा देती हूँ कि Arun Kolatkar is a very eminent Indo-Anglican poet who is known for his long poem Jejuri. His small poem Chaitanya has been taken out of Jejuri. Jejuri is a place of pilgrimage to the southeast of Pune. Now Pune, lake of pilgrims go there every year of worship the daily Khandoba. Chaitanya visited this place in the early 16th century. Kolatkar also pays a visit to his holy place. He reached there by bus and returned by the train. During his stay there, the poet goes around see gods, priests, men, beggars, animals, and rodents. The poem Jejuri is a record of his impression. The poet finds every other stone is god of his cousin. The Hindus are idol worshipper who worship different kind of god. तो क्या कहा जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु, जेजूरी कविता जो है, सॉरी, चैतन्य कविता जो उन्होंने ली है जेजूरी से ली गई है। और जेजूरी क्या है, साउथ ईस्ट, पुणे के साउथ ईस्ट में एक तीर्थ स्थल है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जब अरुण कोलात्कर भी गए थे तो उन्होंने वहाँ पे बहुत से देवी देवताएं, भिखारी, जानवर, ये सब चीज़ देखी। ये जो लाइन उन्होंने लिखी, एवरी अदर स्टोन इज गॉड फॉर हिज कजिन, इसका मतलब क्या है कि एवरी अदर स्टोन मीन्स कि वहाँ पे, जैसे कि हमने देखा है कि हाँ, हम गाँव में या फिर हमारे अंधविश्वास इतना फैला हुआ है कि हम किसी भी पत्थर को देवता बना के पूजना शुरू कर देते हैं। एक पत्थर रख दिए बालाजी है, एक पत्थर रख दिए शिव जी, एक पत्थर रख दिए भैरू जी है, एक पत्थर रख दिए कि फलाना देवता है, ये देवता है, वो देवता है। तो हमारे यहाँ पे एक भारत में
इस तरीके का एक अंधविश्वास फैला हुआ है कि हम हर किसी पत्थर को देवता बना के पूजना शुरू कर देते हैं। तो वही वो कहना चाह रहे हैं कि एवरी अदर स्टोन इज गॉड, यहाँ पे हर एक दूसरा पत्थर ही कोई ना कोई देवता है। आपने देखा, आप शिव जी के मंदिर में जाते हो तो बाहर पीपल के पेड़ में पत्थर रखे हुए होते हैं, उनकी भी पूजा शुरू हो जाती है, पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तरीके का अंधविश्वास है। यहाँ के लोग इतने भगवान में आस्था रखते हैं, इतना भरोसा रखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के देवता बना के उनको हम पूजना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो चैतन्य undertook religious journey from Bengal and almost all scenes of the country। क्या कहा जा रहा है कि चैतन्य जो महाप्रभु थे वो कहाँ के थे? वो बंगाल के रहने वाले थे। वो कहाँ के थे? वो बंगाल के एक बहुत ही बड़े साधु संत थे। ठीक है, उन्होंने बंगाल से लेकर पूरे देश के अंदर अलग अलग स्थानों की उन्होंने क्या करी? तीर्थ यात्राएं करी उन्होंने। तो ठीक है, लेटर ऑन ही वॉज कॉल्ड चैतन्य महाप्रभु। बाद में उनको किस नाम से पुकारा जाने लग गया? चैतन्य महाप्रभु के नाम से उनको पुकारा जाने लग गया। ही वॉज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वो भगवान श्री कृष्ण के क्या थे? परम भक्त थे। आपने देखा होगा, आपने कई बार उनकी फोटो या पिक्चर देखी होगी कि ऐसे गले में माला पहने हुए और हरे राधे हरे कृष्ण, हरे राधे हरे कृष्ण करते हैं वो। ठीक है, तो वो भगवान श्री कृष्ण के क्या थे? बहुत ही बड़े भक्त थे। डिवोटी मीन्स भक्त होता है। He went to Jejuri also, and there he declared that the stone of this holy place Jejuri were as sweet as grapes। क्या कह रहे हैं? जब वो जेजुरी गए, जब वो तीर्थ स्थान पे गए वहाँ पे, तो वहाँ के जो पत्थर थे, छोटे छोटे जो स्टोन्स थे, पत्थर थे, उनको उन्होंने मतलब इस तरीके से बताया कि जैसे कोई वो हो, मीठे अंगूर की तरह उन्होंने उनको बताया कि इतने मीठे हैं कि अंगूर के जितने, ग्रेप्स के जितने मीठे हैं वो। होली स्क्रिप्टर्स से, होली स्क्रिप्टर्स मीन्स होता है कि ग्रंथ जो होते हैं, धार्मिक ग्रंथ जो है, पुराने जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके अनुसार से अबाउट हिम डैट, उनके बारे में कहा जाता है कि ही सडनली पुट ए स्टोन इन हिज माउथ एंड व्हेन ही स्पॉट इट आउट द स्टोन बिकम ए होली गॉड। पुराने ग्रंथों में ये कहा जाता है कि जब जब उस टाइम पे चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ पे विजिट पे गए, जब वहाँ पे तीर्थ करने गए थे, तो वो जो भी कोई पत्थर अपने मुंह में उठा के डालते और वापस उसको थूकते थे, तो वो पत्थर क्या बन जाता था? देवता बन जाता था। मतलब इतने ज़्यादा लोग अंधविश्वासी थे कि किसी साधु के मुंह में पत्थर लेके वापस थूकने से उस पत्थर को भी वो देवता समझ के पूजना शुरू कर देते थे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, तो वो एक वर्शिप, पूजा का एक ऑब्जेक्ट बन जाता था, पूजा करने का एक साधन बन जाता था। दिस इज ए मैटर ऑफ फेथ, ये इसको क्या कहते हैं? विश्वास। इसको कहते हैं विश्वास। जैसे मान लो कि आपके गांव में कोई साधु महात्मा आता है और वो कोई पत्थर उठा के आपको बोल देगा कि ये है ना, ये कोई लोक देवता है आपके, ये बाबू जी है या फिर ये कुछ भी भैरू जी है या है, इसकी पूजा किया करो। तो पूरे गांव के लोग क्या करते हैं? उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो एक उनका भरोसा है, उसको क्या बोलते हैं? एक विश्वास है। तो इसी तरीके से कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जब वहां गए तो उन्होंने जो भी पत्थर मुंह में लिया और वापस जिसको भी बाहर थूका, वो एक पत्थर क्या बन गया? एक तरीके से वो बन गया, पूजा करने का एक साधन बन गया। कोलात्कार हैज एक्सप्रेस्ड इनरिवर्टेंस, आयरनी एंड लेक ऑफ फेथ इन सम पार्ट्स ऑफ हिज पोएम। इस पोएम के अंदर कोलात्कार ने अपनी इस कविता में क्या दिखाया गया है कि अश्रद्धा और व्यंग्य तथा आस्था की कमी व्यक्त की है कि किस तरीके से लोग अंधविश्वासी हो चुके हैं, किस तरीके से लोगों की श्रद्धा जो है वो इतनी पागल हो गई है कि उनको मतलब एक तरीके से मजाक में उन्होंने ये चीज़ ली। आयरनी है इसमें, ठीक। आयरनी मीन्स होता है मजाक करना, टोंट करना। किसी चीज़ को हम टोंट करके बोलते हैं तो आयरनी होती है, मतलब हमने हंसी हंसी मजाक मजाक में बात भी बोल दी और अगले को बात चुप भी गई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आयरनी। Jejuri. Here we are not sure whatever his expression in irreverence of merely writing about the religious belief। यद्यपि ये निश्चय नहीं है कि इस कविता में उन्होंने अश्रद्धा पर
पर दिखा रहे हैं या केवल धार्मिक चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं। मतलब कि इस कविता के द्वारा हम ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि वो या तो ये मजाक में मतलब लोगों के अंधविश्वास का मजाक बना रहे हैं या फिर वो सच में एक किसी देवता के बारे में किसी के बारे में बता रहे हैं। तो कितनी छोटी सी पोएम है आप देखो, ये सिर्फ 6 लाइन की पोएम है। ठीक है, आपको अब इसको क्या करना है, समझना है। स्वीट एज ग्रेप्स आर द स्टोन्स ऑफ जेजुरी सेड चैतन्य। क्या है? स्वीट मीन्स मीठा, स्वीट मीन्स मीठा, ठीक है। एज ग्रेप्स, ग्रेप्स क्या होते हैं? मीठे अंगूर, ठीक है। ग्रेप्स मीन्स अंगूर। जूसी फ्रूट होता है एक तरीके का। चैतन्य, ठीक है। चैतन्य मैंने बताया आपको कौन है, महाप्रभु, जो एक धार्मिक पुरुष है। ठीक है, धार्मिक पुरुष है, ठीक है। ही पॉप्ड ए स्टोन इन हिज माउथ एंड स्पॉट आउट गॉड्स। कितना सिंपल है। पॉप्ड मीन्स अचानक से मुंह के अंदर रख लेना, अचानक मुंह में रखना, ठीक है। अचानक से एक पत्थर को, स्टोन मीन्स पत्थर, इन हिज माउथ अपने मुंह में रखते हैं, स्पार्ट आउट गॉड, और जब से उसको थूकते हैं बाहर तो क्या बन जाता है, भगवान बन जाता है, ठीक है। स्पॉट मीन्स थूकना। कुछ भी नहीं है इस पोएम में, छोटी सी पोएम है, बस इतना सा इसके अंदर समझाया गया है, ठीक है। समझ में आ रही, दिखाई दे रही है? तो क्या है, इन दिस स्मॉल पोएम ऑफ 6 लाइन चैतन्य हैज बीन टेकन आउट द अरुण कोलात्कर्स लॉन्ग पोएम जेजुरी। लॉन्ग पोएम जेजुरी से ली गई है, ठीक है। इन दिस पोएम कोलात्कर हैज राइटिंग अबाउट वन पॉपुलर लेजेंड अबाउट चैतन्य। किसके बारे में बता रहे हैं? एक पॉपुलर लेजेंड्स जो है चैतन्य है, हु लेटर कैम टू बी नाउ एज चैतन्य महाप्रभु, जिनके बारे में हम पहले बाद में महाप्रभु के नाम से भी बुलाया करते हैं। Religious books tell us that he was a godly person। क्या कहा जाता था? धार्मिक ग्रंथों में उनको भगवान की एक उपाधि दी गई है, भगवान की तरह उनको माना गया है, ठीक है। अब क्या है, That poet says that चैतन्य declared that the stones of जेजुरी were a sweet grapes। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि sweet as grapes, चैतन्य कहते हैं कि जेजुरी के जो पत्थर है वो मीठे अंगूर की तरह हैं, चैतन्य ये कहते हैं। और वो एक पत्थर को मुंह में लेते हैं और उसके बाद में उसको वापस फेंकते हैं तो वो क्या बन जाता है, देवता बन जाता है। Legend had taken suddenly and quickly put a piece of stone in his mouth and when he spat out of his mouth it become a holy god। इसके बाद में जब वो उसको वापस फेंकते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक धार्मिक, एक होली गॉड, भगवान बन जाता है। एंड इन दिस पोएम्स द हिंदूज आर इंडो वर्शिपर्स। इंडो वर्शिपर्स है, मूर्ति पूजक हैं। जो यहाँ के हिंदू हैं वो क्या है, मूर्तियों की पूजा करते हैं। सो दे बिगन टू वर्शिप दैट पीस ऑफ स्टोन एज ए गॉड। इसलिए वहाँ के जो हिंदू हैं, वो हमारे जो हिंदू हैं उस पत्थर को भी भगवान मान के पूजना शुरू कर देते हैं। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, छोटी सी पोएम है। इस पोएम के अंदर स्पीच इज सिंपल है, सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज है, एवरीडे स्पीच है, एवरीडे स्पीच है। सिमिली इसके अंदर है, मीन्स उपमा की गई है इसकी। स्वीट एज ग्राफ्स, स्वीट एज ग्राफ्स, दिस इज सिमिली। सिमिली मीन्स होता है उपमा, तुलना करना है, उपमा करना, ठीक है। एंड फ्री वर्स, फ्री वर्स, ठीक है। फ्री वर्स में ये पोएम लिखी गई है, ठीक है। तो तीनों पोएम आपके क्लियर है, तीनों पोएम आपके सामने है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फर्स्ट पोएम जो हमने पढ़ी थी कमला दास की, उसके पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है।
मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ, उसके बाद में मैं आपको सारे पॉइंट्स बना के सेंड कर दूँगी। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, कमला दास, माई ग्रैंड मदर हाउस, पहली पोएम जो इनकी है हाउस। ठीक है, मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स इसके हम बना रहे हैं। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स में आपको सबसे पहले क्या बनाना होता है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहला जो आपका दिखाई दे रहा है आपको, ओके। इंट्रोडक्शन टू द पोएटिस। ठीक है, इसके अंदर इसके पर्सनल लाइफ आ जाएगी। क्या आ जाएगी इसकी, पर्सनल लाइफ, वर्क, एजुकेशन एंड प्राइज है, तो इसके प्राइज ज़्यादा नहीं करना आपको, इतना सा लगभग इस तरीके से एक सुंदर सा इसका नोट बनाना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें आएगा आपका अबाउट द पोएम। क्या आएगा, अबाउट द पोएम। अबाउट द पोएम के अंदर पोएम कहाँ से ली गई है, समर इन कैलकाटा, कैलकाटा 1965। माई ग्रैंड मदर कैसे लिखना है आपको, लिखना दिस पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन कमला दास पोएम्स, कमला दास समर इन कैलकाटा इन 1965। इन दिस पोएम कमला दास वॉल्स डाउन मेमोरी एंड लेन द रिमेंबर्स ऑफ द हिज हैप्पी टाइम इन द पास्ट। अपने पुराने टाइम के, जब अपने दादी माँ के घर के टाइम के बारे में वो याद करती है। इस तरीके से आपको अबाउट द पोएम करना है। फिर उसके बाद में आपको छोटा सा करना है समरी, समरी ऑफ द पोएम। ठीक है, इसमें आपको पोएम की पूरी समरी करनी है इसको, मतलब छोटे स्वीट तरीके से समरी में इसको आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद में हम करते हैं पॉइंट्स, अपने मेन पॉइंट्स पे आते हैं जो हम ढूंढेंगे हमारे इसी में से। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करना, आपको पॉइंट अपने मन से बनाने हैं। रिमेंबर हर पास्ट हैप्पीली टाइम। ठीक है, पुराने अपने हैप्पी टाइम को वो याद करती है। ठीक है, टू मच डीप लव विथ हर ग्रैंड मदर। ठीक है, समझ जाना मैं क्या लिख रही हूँ, मैं ऐसे लिख देती हूँ आगे तो आप समझ जाओ। इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो आई थिंक आप समझोगे इन चीज़ों को, बच्चों की तरह आपको एक एक वर्ड शायद नहीं लिखाना पड़े। सिक्स्थ में क्या है, दिस इज ऑटोबायोग्राफिकल, बायो ऑटोबायोग्राफी पोएम। ऑटोबायोग्राफी है ना, खुद के ऊपर लिखी है ना उन्होंने, इसलिए ऑटोबायोग्राफी हो गई। आगे क्या है हम देखते हैं,
fill with image of love and lust। ठीक है, किस तरीके से इसमें उन्होंने अपने दादी माँ का प्यार दिखाया है, और दूसरी पोएम में उन्होंने लस्ट दिखाया है, जो एक आदमी को एक औरत के अंदर जो चीज दिखाई देती है उस चीज को। दूसरा है ए ग्रेट कंड्यूअर एंड सिंसियरिटी ऑफ टोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 पढ़ लेना। इसमें इसका दिखाया है किस तरीके से इसमें स्पष्टवादिता और निष्कपटता के जो भाव है वो इस पोएम में उन्होंने दिखाए हैं। नथिंग हाइड, नथिंग हाइड्स, कुछ भी नहीं छुपाया है, बिल्कुल खुल के उन्होंने अपने सब चीजें लिखी हैं उसके अंदर। एंड सजेस्ट यूज 10 नंबर में है यूज सिमिलीज। यूज सिमिलीज कहाँ कहाँ पे यूज करी उन्होंने? लाइक द मून एंड लाइक ए बोर्डिंग डॉग। ठीक है, सिमिली मीन्स होता है उपमा। ठीक है, जहाँ पे लाइक आ जाता है वहां पे सिमिली होती है किससे? लाइक द मून, चांद से, और एक बाहर जो एक पैरा देने वाला कुत्ता बैठा होता है उससे उन्होंने तुलना करी है, तो यहाँ पे उन्होंने सिमिली यूज में ली है। ठीक है, तो और क्या है? टेन हो गया। 11 में आप देख सकते हो क्या है? हंगर्स ऑफ लव, प्यार का भूखापन दिखाया गया है इसमें। तभी तो उनको अपनी दादी माँ की याद आती है ना। हंगर्स फॉर लव, जैसे बोलती नहीं है कि हर एक आते जाते व्यक्ति को ऐसे लगता है कि जैसे वो टोक के ऐसे बोल रही हो, कि जो अनजान व्यक्ति जो दिखाई देते हैं अब उनको उनको देख के उनको ऐसे लगता है कि देखो, मैं आपको पोएम में बताती हूँ कहाँ पे है ये चीज। ये जो लाइन है यहाँ पे देखो, माई वे आई बैग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव। रिसीव लव मीन्स आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आते जाते हुए जो अनजान लोग हैं उनसे मैं प्यार की भीख मांग रही हूँ, मतलब उनको प्यार की कमी महसूस हो रही है। एंड ए स्मॉल चेंज, एक छोटे से चेंज में मतलब थोड़ा सा भी मेरे को क्या रत्ती भर भी प्यार मिल जाए। तो यहाँ पे क्या है? प्यार का भूखापन दिखाया गया है कि भूख है उनके अंदर, प्यार की भूख है। क्यों है? क्योंकि उनको अब मैरिड होने के बाद में, शादी होने के बाद में, उनको हस्बैंड की जो लाइफ का है वो उनकी वो अच्छी नहीं है, इसलिए उनको क्या याद आता है? अपना पहले का याद आता है। ठीक है, जैसे देखो ये है यहाँ पे लाइक ए बोर्डिंग डॉग। ठीक है, यहाँ पे सिमिली यूज में है। ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें याद रखने लायक है इसके अंदर। और अपन पढ़ रहे थे लव दैट वुमेन डाइड, विंडो एंड साइलेंस, नेक मूड, बुक्स आर द यंगर। ये रहा लाइक द मून। ठीक है, ट्रेंड कोल, और आज जैसे वो सब चीजें, वो खून जो है वहां पे जो एक मतलब वो जीवत्व जो चीजें दिखाई देती थी, वो आज क्या है? वो सब कुछ चीजें ठंडी पड़ चुकी है। ठंडी मीन्स लाइक द मून, मून की तरह ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है? आपके सिमिली है। ठीक है, लाइक ए बोर्डिंग डॉग, यहाँ पे क्या है? सिमिली है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
और आपके इसमें पॉइंट्स देखते हैं कौन सा आता है। डिक्सन एंड इमेंजरी क्या है? डिक्सन एंड इमेंजरी। ठीक है, पेज नंबर आपको 332 पे दिख जाएगा, ये लास्ट में पॉइंट जो है उसमें आपको इसका पता चल जाएगा। तो इसका क्या है, इसका शब्द का चयन, और डिक्शन मीन्स होते हैं शब्दों का चयन, जो पोएम के अंदर शब्दों का चयन किया जाता है, और परिकल्पनाएं, जो इमेज बनाई जाती है, एक इमेजिनेशन बनाया जाता है कि हम जब पोएम पढ़ रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम खुद उस चीज़ को देख रहे हैं, वो सीन हम क्या कर रहे हैं, दर्श से कर रहे हैं, एक तरीके से जिस तरीके से हम पोएम को। तो इस कविता के अंदर कमला दास ने किस तरीके से शब्दों को इतने सुंदर तरीके से लिखा है और रखा है कि हमें ऐसा लगता है कि हम उन चीज़ों को खुद देख रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, Most of Kamala Das poems are autobiographical. The impressed by being herself in her poem. क्या कहा जा रहा है कि कमला दास की जो अधिकांश कविताएं हैं वो आत्मजीवन से जुड़ी हुई हैं, और इन कविताओं को मौलिक रूप से स्वयं रहकर ही प्रभावित करती है। और जो अपनी कविताएं जो उन्होंने लिखी वो किसी दूसरे या किसी और के ऊपर नहीं लिखी है, वो कविताएं उन्होंने इस तरीके से लिखी हैं कि ये लगता है कि वो अपने अपने आप को उसके अंदर डाल के लिख रही है, कि वो ये अपने आप को साबित कर रही है। जब वो आपकी जो दूसरी पोएम है इसके अंदर उन्होंने जब हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को एक बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है, तो उन्होंने अपने आप को उसमें फील किया है, उनके साथ वो चीज़ें घट रही थी, इसलिए उन्होंने वो चीज़ें उस टाइम पे उस तरीके से लिखी हैं। ठीक है, दिस पोएम इज रिटन टू फ्री वर्स, ये भी आप इसमें जोड़ सकते हो। क्या है ये? फ्री वर्स। फ्री वर्स होता है जिसमें राइम नहीं होती, जैसे ए बी ए, ऐसी जो राइम होती है ना, वो जिस पोएम में नहीं होती है उनको फ्री वर्स पोएम बोलते हैं। उनके वर्स जो होते हैं तुकबंदी नहीं होती लास्ट में, मतलब वो खुली पोएम होती है, एक तरीके से खुले विचारों वाली होती है। ठीक है, तो ये फ्री वर्स पोएम है, ये भी आप लिख सकते हो। तो इसमें आप लिख सकते हो कि फ्री वर्स हैज नो रेगुलर मैटर और लाइन लेंथ, इसका कोई लाइन और रेगुलर कोई मैटर नहीं होता है, अपने आप लिखी जाती है। इट डिपेंड्स ऑन नेचुरल स्पीच राइम्स एंड द काउंटर पॉइंट ऑफ द स्ट्रेस एंड द अनस्ट्रेस्ड syllables in the hand of a gifted poet like Kamala Das is acquires rhymes and the melodies of its own. Kamala Das has shown a कमांडेबल मेजिस्ट्री ऑफ द फ्रेज एंड द कंट्रोल ओवर राइम। ठीक है, तो ये आपको इसमें लिख देना है। इस तरीके से आपके पास ये 12-13 पॉइंट इस पोएम के आ जाएंगे। ठीक है, अब हम जब इसी की नेक्स्ट पोएम जो आपकी जो है क्या है वो, उसमें जब हम पढ़ेंगे पॉइंट्स बनाएंगे तो उसमें भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स इसी में से मैच करते हुए उसमें मिल जाएंगे, जो जैसे कि आपको कौन सा ये पॉइंट आपको उसमें भी डालना है। ठीक है, अबाउट द पोएम के अंदर आपको उस पोएम के बारे में लिखना है और कुछ नहीं करना है, बस जैसे ये इसमें से ली गई है वो कैसे ली गई है वो लिखना है। समरी ऑफ द पोएम में आपको उस पोएम की समरी लिखनी है। उसके अंदर भी आपको ये जो पॉइंट है ये वाले बस ये चेंज करने हैं, ये आपका रह जाएगा सेम, ये भी आपका सेम होगा, ये भी आपका सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये आपका चेंज हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगी। और ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। ठीक है, कुछ 2-4 पॉइंट्स आपको चेंज करने हैं बाकी की पोएम में, दूसरी पोएम में बस। ठीक है, और कुछ भी आपको नहीं करना, वो मैं आपको दोनों पोएम्स के नोट्स बना के सेंड कर दूंगी, वो तो आप अपने आराम से उनको कर पाओगे। ठीक है, दोनों पोएम आपकी क्लियर हो गई है। पहले आपके सेकेंड पेपर आपका पढ़ा चुकी हूँ मैं काफ़ी हद तक, अब फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। और एक बात मैं आपको बोल दूँ, जो आपके नॉवेल्स वगैरह हैं वो आप उनको पढ़ते रहिए साथ साथ में, ताकि आपको समझ में आते रहें। जब भी आपको टाइम मिले आप थोड़े थोड़े थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ते रहा करो। फिर पढ़ना तो है ही हमें, लेकिन आप अभी से उनको पढ़ते रहोगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा और अच्छा भी लगेगा कि आप कुछ नहीं, स्टोरीज़ है उनमें, अच्छी खासी स्टोरी आप पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा काफ़ी ज़्यादा। नहीं तो आप उनकी समरी पढ़ लो, आप उनके स्टार्टिंग का जो है वो पढ़ लो, और कुछ नहीं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं।
ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। गुड बाय, गुड लक।